वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है। इस पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में, जहाँ पे अपन क्या करते हैं भाई। हर एक चैप्टर लेते हैं, हर एक कंसेप्ट लेते हैं, उसको डीप में समझते हैं। किस हेतु? ताकि अपने को जो डेली लाइफ जो जीते हैं ना भाई इस देश में, तो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो गवर्निंग रूल्स है, उसके जो आर्टिकल्स है, वो अपन अच्छी तरीके से समझ पाए। और इस स्टेट में, इस कंट्री में जीते वक्त अपन अपने यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए अपन जागरूक रहे भाई। अपन यानी इतना अपने को पता रहने को हो ना कि ये जो कंट्री है जो अपने पे रूल कर रही है, तो कौन से हद तक वो स्टेट अपने लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है और कौन से हद तक नहीं कर सकता है। तो उसके लिए जागरूक होने के लिए, अपना यानी ज़िंदगी और भी आसान करने के लिए अपने लेक्चर सुनते हैं। अपन एग्ज़ाम के लिए तो सुनते ही है, एग्ज़ाम तो अपने को पास करना ही है, बट अलॉन्ग विद दैट भाई हर एक चीज़ें अपन अगर एग्ज़ाम के हिसाब से सीखेंगे तो अपनी लाइफ तो बहुत बोरिंग हो जाएंगे ना यार। डेली अपन पढ़ाई कैसे कर सकेंगे? अपने को अपनी जर्नी ऐसे रखनी है गाइस कि अपने को लगने को ना कि भाई ये पढ़ने से अपने को आनंद आ रहा है, अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार हो रहा है। एटलीस्ट अपन जागरूक तो हो रहे हैं ना भाई। अपने को पता चल रहा है कि यार कंट्री में रहते समय ऐसे ऐसे कुछ सर्टेन सिस्टम चलती है। तो वो सिस्टम को समझने के लिए, ना भाई पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटी का ना भाई ज्ञानार्जन करो। ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो विज्ञान है, उसको ना भाई कंज्यूम करो। तो इसी अपन ऐसे पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटी का आज अपन प्रीएम्बल देखेंगे, बराबर है। ये प्रीएम्बल होता क्या है, क्यों है, किसके लिए, कहाँ से आया, ये पूरा अपन देखेंगे भाई। सब चीज़ें देखेंगे अपन, टेंशन नहीं है अपने को, आराम से सब चीज़ें देखेंगे। अगला आधा घंटा आप एकदम आराम से बैठ जाओ और अपन देखते कि कैसा होता है, ठीक है। 1 मिनट। सो ये जो प्रीएम्बल है, तो ये आखिर है क्या? अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना गाइस, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है प्रीएम्बल। इंट्रोडक्शन ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का इसेंस है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। अकॉर्डिंग टू एन पालखीवाला का, जो कि एक एमिनेंट जूरिस्ट है, उनका ऐसा बोलना है कि ये जो प्रीएम्बल है ना, ये अपना आइडेंटिटी कार्ड है। अपना जो अपन ने पिछले जो लेक्चर में देखा साइलेंट फीचर, कितने यानी 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं अभी करंटली अकॉर्डिंग टू द गूगल, ठीक है। तो इतने सारे आर्टिकल्स है, बराबर है, इतने सारे पार्ट्स है, फिर शेड्यूल्स भी है। तो उसको ब्रीफ में अगर किसी को बताना रहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसका इसेंस क्या है, उसकी मेन फिलोसॉफी क्या है, तो भाई खाली उसको ना आप अपना प्रीएम्बल बता दो। जस्ट टेल देम प्रीएम्बल। जैसे आप प्रीएम्बल बता दोगे, काम खत्म नहीं होगा, पर उसका इसेंस तो आ जाएगा, बराबर है। तो अपना जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका सोल क्या है? वो है भाई प्रीएम्बल। तो ऐसा ये जो प्रीएम्बल है ना, ये जो बनाने के जो ट्रेडिशन है, वो सबसे पहले आया भाई यूएसए में। यूएस जिंदगी में पहली बार किसी ने अगर प्रीएम्बल को यूज़ किया होगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्टिंग में लिखने के लिए, एज ए प्रीफेस, एज ए इंट्रोडक्शन, तो वो किया था भाई यूएसए ने। तो यूएसए ने सबसे पहले यूज़ किया। और ये अपने इंडिया में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया था ना ऑन 11 दिसंबर बाय जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल भी रखा था भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, और उसका जो मोशन था वो पास हो चुका था। तो ऐसा है ये अपना प्रीएम्बल। तो इस प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या है? अगर ये पूरे अपना कॉन्स्टिट्यूशन को यानी बयां कर रहा है, उसका पूरा इसेंस, उसका पूरा सोल बता रहा है, तो ऐसे इस प्रीएम्बल का मेन इंग्रेडिएंट, उसका वो जो अपन जो अगर ये तड़का दे रहा है भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये उसका अगर सोल बन रहा है, उसका यूएसपी बन रहा है, हाँ, इसकी मोनोपोली अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है?
तो वो अपन देखेंगे। तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है पहला, सोर्सेस। तो ये जो प्रीएम्बल इसका सोर्सेस कहाँ से लिया उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसका सोर्स है भाई कॉमन पीपल। आप और मैं लोग, वी कॉमन पीपल, आम आदमी, मैंगो पीपल। तो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जो प्रीएम्बल है, ये अपन से बना है, अपने से ताकत मिली है। वी आर द अल्टीमेट वन। पूरी चीजें अपन से शुरुआत होती है, ठीक है। वी आर द सोर्सेस फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अपने लिए सब है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए नहीं है, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक बात समझ लो, ये जो देश है ये अपने लिए है, अपने लिए वो सारी चीजें कर रहा है, इसलिए वो अपन से टैक्स लेता है, ऐसी चीजें। ये है भाई पहला। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, बराबर है ना। अपन ऐसे बोलते ना कि यार वो जो आदमी है ना वो बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो ना बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। तो उसी तरह अपने कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो अब अपने इंडियन स्टेट के लिए है, तो अपने इंडियन स्टेट का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। तो भाई अपना इंडियन स्टेट है सोवेरिन, अपना इंडियन स्टेट है सेक्युलर, अपना इंडियन स्टेट है सोशलिस्टिक। ये सारी चीजें अपना इंडियन स्टेट है, बराबर है। अपना इंडियन स्टेट है डेमोक्रेटिक, अपना इंडियन स्टेट है रिपब्लिक। अभी ये सारी चीजें क्या होती है ना गाइज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि अपनी जो प्रीएम्बल है ना उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो पहला सोर्स कौन है भाई अपने प्रीएम्बल का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉमन पीपल यानी अपन लोग, आम आदमी, ठीक है। उसका नेचर कैसा है, तो ऐसा नेचर है। अभी आगे का अपन तीसरा देखते हैं। देखो अपन कोई भी चीज़ ना भाई एकदम घाई घाई में नहीं सीखेंगे, अपन हर एक चीज़ ना एकदम आराम से हर एक पॉइंट को लेते हुए उसको एकदम डीप में जाके मैं आपको बताऊंगा। देखो पॉइंट क्या होता है पता है कि जब भी आप पढ़ोगे ना कोई सा भी बुक जब आप पॉलिटी का पढ़ोगे तो वो ना लैंग्वेज थोड़ी टफ यानी उसका एक हर एक लैंग्वेज का एक हर एक सब्जेक्ट का लिटरेचर होता है ना, तो उसका भी एक लिटरेचर है अपने पॉलिटी का, हर एक साहित्य होता है हर एक सब्जेक्ट का, उस ढंग में वो ढाला जाता है। तो आपको लगेगा कि ये कौन सी लैंग्वेज है, थोड़ा उल्टा तिल्टा हो रहा है। तो इसीलिए ना मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें, तो जब आप वो बात पढ़ोगे, वो जब लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ओ भाई शारंग ने आपको ये बताया था। तो इसलिए ना मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएंगी चीज़ें। तीसरा जो है अपने तड़के का जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, ये अपना जो प्रीएम्बल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है भाई, क्या है मेन ऑब्जेक्ट, इसका क्या हेतु है। हर एक चीज़ का एक पर्पस तो रहता है ना, अपना जिंदगी क्यों है ना, बराबर है ना। अपना इस पृथ्वी में क्यों जन्म हुआ है, वाई वी टेक बर्थ, इसका भी कुछ पर्पस होगा ना भाई। तो इसी तरह भाई प्रीएम्बल का भी पर्पस है, बराबर, इसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या पता है, जस्टिस दिलाना। जस्टिस हर एक आदमी जो है, हर एक औरत भी, बच्चा, जो भी कोई होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, रेस, कास्ट, एवरीथिंग, उसको जस्टिस मिलने को होना, उसको इक्वलिटी मिलने को होना। देयर शुड बी लिबर्टी, देयर शुड बी फ्रैटर्निटी। ये सारी चीज़ों के लिए ना भाई प्रीएम्बल बना अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फोकस है कि सबको जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी सबको मिलने को ना। दैट इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं तो फिर भाई ये रूल्स बना के फायदा भी क्या है, बराबर।
देखो, ऑन द पेपर सब चीज़ें आपके जहन में आ रहा होगा ना भाई, क्या खाली पेपर पे सब चीज़ें, बट भाई रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन होने के लिए पेपर पे चीज़ें रहने को तो होना। सो ऑन द पेपर ये सब चीज़ें है। इट इज़ अप टू यू एंड मी एंड यू एंड एवरी वन, और ये समाज, कि अपन ये चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बराबर है। अभी जो पावर में है उसके ऊपर तो ज़्यादा जवाबदारी होती है ना, बराबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। विद द ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक पावरफुल आदमी अपने जो उत्तरदायित्व जो होते हैं, उसका जो यानी कर्तव्य होता है, वो उसको कैसे अदा करता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आम आदमी, अभी इसका मतलब ये नहीं होता कि आम आदमी ने कुछ भी करो, नहीं। तो मेरे को तो लगता है कि भाई इस भारत देश में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो एक आम आदमी कर सकते हैं ना, उसको अपना सिविक सेंस मेंटेन करना। इस सिविक सेंस के वजह से ही ना भाई पूरा ये भारत देश का, समझ लो आप लोग। तो चौथा इंग्रेडिएंट जो है ना, वो कि अपन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया, तो वो किया नवंबर 26, 1949। तो ये जो अपना प्रियम्बल है, तो इसकी जो मेन चीज़ें हैं ना, वो अपन आगे देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रुको, ये पिछले लेक्चर मैंने बहुत गिर गए थे बुक्स, तो इसको बराबर आपको। तो यह है अपना भाई प्रियम्बल, और दिस इज इन मराठी, बट स्टिल मराठी में होने से इसका यानी मीनिंग तो चेंज नहीं हो जा रहा, बराबर है ना। मीनिंग तो एक ही रहेगा, सोल तो एक ही रहेगा। तो ऐसा ही अपना प्रियम्बल, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है। देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and to secure among them all justice, social, economical, and political, liberty of thought, expression of belief and faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all, और क्या, fraternity assuring the dignity of the individual and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly this day, November 26, 1949, we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो ये था भाई अपना पूरा प्रियम्बल, ठीक है। तो इसी प्रियम्बल की जो मेन चीज़ें हैं ना, वो अपन डिटेल में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि भाई ये पूरा प्रियम्बल जो इतना इसेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्चुअली कैसा है, बराबर है। तो अपन शुरू करते हैं भाई फ्रॉम द मोस्ट बेसिक थिंग, ठीक है। सो द मोस्ट बेसिक थिंग इज कि वी आर सोवरेन पीपल। ये क्या है, सोवरेन क्या है, सार्वभौमता, यानी इंडिया का जो हर एक आदमी है ना, उसके ऊपर और किसी का शासन नहीं है। यानी शासन नहीं है, यानी आप ऐसा मत समझो कि मेरे ऊपर के नरेंद्र मोदी जी राज नहीं कर रहे, वैसी बात नहीं करा, पर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किसी का शासन नहीं है, बराबर। अपने जो प्रेसिडेंट है मुर्मू, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। अपने देश को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। जब बात आती है भाई जियो पॉलिटिक्स की, तो अपने को कोई नहीं बता सकता, कोई अपने को ऑब्लिगेटरी, कोई अपने ऊपर बंदूक तान के ये नहीं बोल सकता कि तुमको ऐसा ही डिसीजन लेना है, नहीं। वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर ओन डिसीजंस, दैट इज सोवरेनिटी। यानी नो वन इज कंट्रोलिंग अस, ठीक है। जैसा अपने पहले जो था, अपन वी यूज टू बी स्लेव, हाँ, वी यूज टू बी अ गुलाम ऑफ किसके, ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज अपने लिए हर डिसीजन लेता था, अपना जो फॉरेन पॉलिसीज होती थी वो डिसाइड करता था। वर्ल्ड वॉर 2 में आप लोग लड़ोगे हमारे लिए, वो डिसाइड करते थे। आप हमारे लिए मैन्युफैक्चर करेंगे, वो डिसाइड करते थे। ऐसा अभी अपने लिए कोई डिसाइड नहीं करता। वी आर द इंडिपेंडेंट नेशन, अपने ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, और वो होती है बस सोवरेनिटी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी रिपब्लिक कंट्री। अभी रिपब्लिक क्या होता है वो भी अपन आगे देखेंगे, पर सोवरेनिटी ये होता है कि भाई अपने ऊपर किसी का शासन नहीं है,
वी आर वन इंडिपेंडेंट कंट्री, दिस इज सोवरेनिटी। अभी देखो, नाउ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन, कॉन्ट्रोवर्शियल यानी थोड़ा अपन डीप में जाएंगे। वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री। तो आप एक बात समझ लो कि इंदिरा गांधी जी ने इन द 42nd अमेंडमेंट 1976 को ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये प्रियम्बल में डाला, ठीक है। अब ये सोशलिस्ट यानी एक्चुअली क्या, सोशलिज्म यानी एक्चुअली क्या, और इंडिया में कौन सा ट्रेंड है भाई सोशलिज्म को लेके, अपन ने सोशलिज्म का कौन सा ब्रांड इंडिया में यूज किया है वो आप देखो। एक होता है भाई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब ये जो चीज है ना, ये काफी कंट्रोवर्शियल चीज है। कंट्रोवर्शियल यानी कोई लोगों को पसंद भी आ सकता है भाई, उसमें गलत बात भी नहीं है। बट क्या होता है ना, मेरा खाली एक ही सवाल है, तो आप खुद सोचना कि कौन सा सोशलिज्म अच्छा है। तो इन कम्युनिस्ट सोशलिज्म, जो भी प्रोडक्शन के जितने भी मीन्स होते हैं ना, उसको पूरा नेशनलाइज किया जाता है, ठीक है। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, प्रोडक्शन, इसको सब मार्केटाइज किया जाता है। और इतना ही नहीं, इवन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके प्राइसेस क्या रहेंगे, ये सब चीजें गवर्नमेंट, स्टेट डिसाइड करता है, बराबर है। तो आप मुझे बताओ यार कि आपके जहन में, आपके दिमाग में खतरनाक आइडिया आया, बराबर है, उससे वो आइडिया से ना आपने एक प्रोडक्ट तैयार किया, वो पूरा आपका ही आइडिया, यानी आप ऐसे रात को सोते सोते सडनली एक आइडिया आता है और उससे आप जो प्रोडक्ट तैयार करते हो, यानी समझ लो कि आप ट्रेन में एक बुलेट ट्रेन का पूरा एक अलग नया कंसेप्ट ही तैयार करते हो, या एक नई कार ही तैयार करते हो जो भाई पानी पे ही चलती है। तो ये आपका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से आपने जो पूरी कंपनी तैयार की, एक प्रोडक्ट तैयार किया, उस पर आपने इतनी मेहनत डाली, और फिर स्टेट आके डिसाइड करता है कि मैन्युफैक्चर कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, उसकी प्राइस कैसे होंगी, पूरा स्टेट के हाथ में सब चीज़ें है। तो आपका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से आपने इतना सारा यानी पूरा एम्पायर तैयार आप करोगे, तो उसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा ये है, ऐसा ये कम्युनिस्ट रेजिम वाले लोग बोलते हैं कि भाई ये करने से अपने जो समाज में ना पावर्टी नहीं रहेंगी, क्योंकि हर एक लोगों को अगर समान पैसा मिलेगा या समान प्राइस जो अपन यानी गवर्नमेंट सब चीज़ें रेगुलेट करेंगी, तो देयर विल बी नो पावर्टी। इसलिए अपने को ये वाला ब्रांड यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कम्युनिस्ट सोशलिज्म में होता है, जहाँ पे हर चीज़ें स्टेट के हाथ में होती है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, for the sake of reducing the poverty and to bring the equality in the society। but जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होता है, जो कि इंडिया में है ये ना भाई अपने इंडिया ने एक्सेप्ट किया है या एग्जीक्यूट किया मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी यानी क्या, आधी चीज़ें रहेंगी भाई गवर्नमेंट के हाथ में, आधी नहीं सॉरी, कुछ चीज़ें रहेंगी भाई गवर्नमेंट के हाथ में, और प्राइवेट सेक्टर तो रहेगी ही रहेगी, यानी गवर्नमेंट की भी कंपनी रहेंगी और प्राइवेट की भी कंपनी रहेंगी, दोनों। देयर विल बी द कंपनीज ऑफ गवर्नमेंट, देयर विल बी द कंपनीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू। पब्लिक प्लस प्राइवेट, यानी LIC, ONGC, हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लस टाटा, अंबानी, अदानी, एवरीवन। प्राइवेट भी करो और पब्लिक भी करो,
इससे फ़ायदा क्या होता है भाई, गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कि पेट्रोल के प्राइस क्या रहेंगे, और टाटा साहब अंबानी साहब भी डिसाइड करते हैं भाई कि कौन सी चीज़ों का प्राइस हम क्या डिसाइड करेंगे। तो जिसके पास जिसको दिमाग लगा के प्रोडक्ट तैयार करना है वो भी करो, और जिसको भाई एकदम गवर्नमेंट नौकरी होना, आराम से ओएनजीसी में जाकर पेट्रोल निकालना है, वो भी करो। दिस इज़ द परफेक्ट थिंग, मिक्स इकोनॉमी। अभी सोशलिज्म परफेक्ट है या नहीं है, या भाई कैपिटलिज्म ही होना, लाइक यूएसए के पास ना ये मिक्स इकोनॉमी का विषय है, ना ये कम्युनिस्ट सोशलिज्म का विषय। वहाँ पे कंप्लीट कैपिटलिज्म, यानी सब भाई। वहाँ पे डिफेंस सेक्टर भी, यानी जो वहाँ पे जो प्लेन्स बनाते हैं ना, वो भी भाई, न्यूक्लियर सेक्टर भी होगा ना, वो भी पूरा कैपिटल, वो भी पूरा, एवरीथिंग इज अ प्राइवेट थिंग। पर इंडिया में नहीं। अभी अगर भाई अपने को बॉम्ब बनाना है इंडिया में, तो कोई भी बॉम्ब नहीं बना सकता, भले आप कितने भी होशियार हो, वो सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो ये चीज़ यूएसए में नहीं है। तो ये होता है भाई सोशलिज्म। तो अपन ने भाई एक्सेप्ट किया इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और उसमें भी अपना जो सोशलिज्म है ना, ये मार्क्सिज्म प्लस गांधीज्म का मिक्सचर है, और उसमें भी हेवीली इंक्लाइन टुवर्ड गांधीयन सोशलिज्म है। तो अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें सोशलिज्म ने ऑलरेडी इम्प्लाई है। पर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, दो वो सोशलिज्म डीपीएसपी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में होगा, स्टेट प्रिंसिपल्स में होगा इम्प्लाई, पर अपने को भाई वहाँ पे स्पून फीड करना है, अपने को ना सोशलिज्म वर्ड डालना ही डालना है। और ये डाला गया था भाई 1976 का जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd, जिसको अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसके तहत। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आया होगा भाई कम्युनिज्म और सोशलिज्म का पूरा खेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो कोई भी जो कंट्री होता है वो कौन से प्रिंसिपल्स पे चलता है। प्रिंसिपल्स यानी मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिकल सिस्टम। कौन से इकोनॉमिकल सिस्टम वो अपनाता है, बराबर है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म, क्योंकि जहाँ पे कम्युनिज्म होगा सारी चीज़ें, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। जहाँ पे सोशलिज्म होगा वहाँ पे मिक्स इकोनॉमी रहेंगी, जैसे अपने भारत देश में है। और अगर कैपिटलिज्म होगा तो भाई इजराइल हो गया, बराबर है, और या यूएसए हो गया। तो यूएसए में भाई कंप्लीट कैपिटलिज्म है। तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फिर भाई अपन दूसरा जो समझते हैं वो अगला लेते हैं अपन, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी तो है ही है, पर डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अभी भी आप एक बात सोचो, आपको ये बात भी सोचना है भाई कि कम्युनिज्म होना कि सोशलिज्म होना कि इंडिया के लिए कैपिटलिज्म होना, आप लोग कौन सा यानी चूज़ करते। अगर आपके हाथ में पावर होती भाई, जब देश को आज़ादी मिल रही थी, तो कौन से इकोनॉमिकल सिस्टम आप अपनाते, या आपको अभी लगता है कि कौन सा सिस्टम आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये आप खुद सोचो। तभी आप इधर यहाँ पे ये सोचो कि इन डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होना। तो इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि भाई स्विट्ज़रलैंड में है, जिसको हर कोई आके बोलता है कि स्विट्ज़रलैंड जैसी डेमोक्रेसी होने, वहाँ पे क्या होता है, कोई भी डिसीजन जब लेने की बात आती है ना, तो वहाँ के जो लोग होते हैं सिटीजन, दे वोट डायरेक्टली। ठीक है, दे वोट डायरेक्टली भाई, यानी अगर वहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने की बात है इंडियन पार्लियामेंट या कोई भी चीज़ें, तो वहाँ पे हर चीज़ें ना एकदम डायरेक्टली वोट करके वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो आइदर वहाँ पे होता है रेफरेंडम या प्लेबिसाइट या इनिशिएटिव या रिकॉल, बराबर है। तो वहाँ पे ये चारों में से कोई भी यूज़ करके वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हक अदा किया जाता है। बट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई,
जो अपन आम आदमी, मैंगो पीपल, वो अपन वोट करते हैं फॉर सर्टन पीपल जो अपने लिए खड़े होते, कि जो अपने को रिप्रेजेंट करेंगे इन द पार्लियामेंट। अपन इलेक्ट करके कुछ सर्टन लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं। इसीलिए ना ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, बराबर। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और दो पार्ट में आती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि यूएसए में है, और दूसरी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि अपने भारत देश में है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो दो ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे सेपरेशन होता है। बट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव में ना भाई एक कोऑपरेशन होता है, मन मिलाप, यानी वो एक साथ होके काम करते हैं। नहीं, काम तो भाई यूएसए में साथ में करना पड़ता है, बट देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। पर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे कोऑपरेशन होता है। अब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव भी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने जो इसके पहले लेक्चर लिया था उसमें बताया, इन द साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जाके चेक कर, ठीक है। तो ये ऐसा भाई अपना देश है डेमोक्रेटिक, और वी अडॉप्ट दिस इनडायरेक्ट सिस्टम, एंड उसमें इनडायरेक्ट में अपन ने एक्सेप्ट किया भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या लेते, कौन सा लेते, अपन लेते भाई रिपब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक यानी क्या, तो जैसे डेमोक्रेसी की बात आती है तो दूसरा वर्ड जो अपने जहन में आता है, या लोग हरदम बोलते हैं कि या रिपब्लिकन, यानी रिपब्लिक देश है बा, रिपब्लिक, रिपब्लिक नाम में आधे चीजें आती है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी में ना भाई, इन डेमोक्रेटिक कंट्री एक होता है रिपब्लिक और दूसरा होता है मोनार्की, ठीक है। अभी यूनाइटेड किंगडम में किंग चार्ल्स है, अभी उसके पहले क्वीन एलिजाबेथ थी, बराबर है, काफ़ी लंबे समय तक थी वो। क्राउन करके सीरीज है भाई नेटफ्लिक्स पे, अल्टीमेट सीरीज है, अल्टीमेट खतरनाक सीरीज है। तो उसका जो हस्बैंड दिखाया गया ना क्राउन में, यानी क्वीन एलिजाबेथ का, वो ना भाई टारगेरियन दिखाया गया है इन द ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं, कौन सा अपना गेम ऑफ थ्रोन्स का डांस ऑफ द ड्रैगन्स में, ठीक है, वॉट एवर इट इज़। तो क्राउन सीरीज देखो आप, यानी मोनार्की के ऊपर है वो। तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ है ना, वो थी वहाँ की क्वीन, और अभी जो किंग चार्ल्स है वो है यूके के किंग, वो है वहाँ के मोनार्क, वो है यूके के सबसे बड़े हेड, पर खाली नाम के लिए उनको खाली नाम के लिए रखा है। जितना भी यूके का कोई भी सिटीजन रहेगा ना, उसका सुप्रीम हेड जो रहेगा वो किंग ही रहेगा, यानी वो खाली नाम के लिए भले ही हो, पर उनका जो सुप्रीम हेड है वो है मोनार्क, जो हेरिडेटरी आया है, उसका लड़का ऐसा ऐसा करके। तो क्वीन एलिजाबेथ का जो सबसे बड़ा लड़का था वो था किंग चार्ल्स। पर अपने भारत देश में क्या होता है भाई, वी आर द रिपब्लिकन कंट्री। यहाँ पे क्या होता है, अपन ने जो अपना सबसे बड़ा जो हेड रहेगा उसको अपन इलेक्ट करके देते, जो कि अपनी द्रौपदी मुर्मू है। अपने जो प्रेसिडेंट है उसको अपन ने खुद ने इलेक्ट करके दिया है। तो हमारा जो हेड होगा ना, वो ये कॉमन समाज में से आएगा, ये कोई हेरिडेटरी यानी जो एक पद जो होता है वो लेके नहीं आएगा भाई। अपने ऊपर ना मराठास, ना राजपूत, ना कोई भी बड़े क्लैन का कोई भी किंग और उसका जो अभी वंशज है वो नहीं रहेगा। अपने ऊपर रहेगा कौन, जो आम आदमी में से जाता है। दैट्स व्हाई वी आर रिपब्लिक कंट्री। तो ये होता है भाई रिपब्लिक, समझा। तो अब अपन लेते भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इक्वेलिटी। ये जो इक्वेलिटी है ना
ये है मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज़। सब लोग बोलते कि हमको इक्वेलिटी होना, हमको बैलेंस होना, सबके लिए सब चीज़ें रहने को होना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, टू ट्रीट इक्वल यू हैव टू ट्रीट समवन अनइक्वल। अगर आप सब लोगों को इक्वल ही ट्रीट करोगे तो इक्वलिटी कैसे आएंगी? बराबर है। अभी इसमें ही आता है भाई रिजर्वेशन का मुद्दा, कि अगर कोई फ्रॉम द 3 जनरेशन एकदम वो जो अपने समाज में जो सबसे छोटा छोटा, यानी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो SRK का डायलॉग, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पर कोई ऐसा काम करता है जहाँ पे इतना वो लेबर एक्सटेंसिव वर्क है और वो बहुत ज़्यादा गरीब भी है, तो उसका जो लड़का सीखेगा उसके लिए ना बहुत डिफ़िकल्टीज रहेंगी। वो इतना डिफ़िकल्टीज फेस करके फिर एग्ज़ाम देने को जाएगा। बराबर है। या किसी का, या कोई हैंडीकैप ही है भाई, तो उसके लिए कुछ सर्टेन अपने को प्रिविलेजेस बनाने पड़ेंगे ना। इसलिए मैंने 3 जनरेशन बोला ऑलरेडी इन द रिजर्वेशन की, जैसे मैंने बात निकाली कि उसके यानी फैमिली में भाई एकदम गरीबी ही चल रही है फ्रॉम द हज़ारों साल, या कोई हैंडीकैप ही है और उसको बस में चढ़ रहा है, ट्रेन में जाना है, उसको वॉशरूम यूज़ करना है, सो देयर शुड बी सम डिफरेंट एमिनिटीज़ फॉर दैट हैंडीकैप पर्सन। या जो इसके ऊपर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ है हज़ारों साल से, और उसको भाई लेबर एक्सटेंसिव वर्क अभी भी वो कर रहा है, तो उसके लड़के के लिए कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस रहने को होना। तो इन द इक्वलिटी जब भी अपन किसी को अनइक्वल ट्रीट करेंगे तभी भाई इक्वलिटी आएगी। और इसके ही प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए। इसके लिए तो भाई रिजर्वेशन है, इसके लिए तो भाई बसेस में अलग सीट्स होती है फॉर द हैंडीकैप पीपल। अभी जो नई ट्रेन है वंदे भारत में, उसमें अलग वॉशरूम है फॉर द हैंडीकैप पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल लोगों के लिए। सो इन ऑर्डर टू ट्रीट इक्वल ना भाई, यू नीड टू ट्रीट समबडी अनइक्वल, तभी आएंगी इक्वेलिटी। और इफ यू विल से कि नेचुरली ही इक्वेलिटी आने को होना, तो वैसे कोई होता ही नहीं। क्योंकि इंसान का जो स्वभाव है ना भाई, वो सब लोग तो भाई एकदम दूध से धुले हुए नहीं होते ना, किसी को डोमिनेशन ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या कोई लोग ऐसा होता है कि ठीक है भाई जैसा चलता है वैसे चलने दो। तो किसके ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो फिर वो कैसे काम चलेगा? इसलिए फिर बात होती है जस्टिस की। इक्वलिटी दूसरा टॉपिक कह रहा हूँ मैं, जस्टिस। तो यहाँ पे जो जस्टिस है ना, यहाँ पे जस्टिस अपने को होना सोशल, अपने को जस्टिस होना भाई इकोनॉमिकल, और अपने को जस्टिस होना भाई पॉलिटिकल। बराबर है। अपने को अगर इक्वलिटी लानी है तो अपने को सोशल जस्टिस लाना पड़ेगा, और सोशल जस्टिस के लिए अपने पास है भाई फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बराबर है। इकोनॉमिकल फैक्टर के लिए अपने पास रिजर्वेशन से लेकर और बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल जस्टिस जो है ना, अगर किसी के ऊपर कुछ इनजस्टिस होता है कि उसके हक उसको अदा करने नहीं दिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन से लेकर अगर रिलीजियस फ्रीडम तक के उसके ऊपर कुछ बंधन आए, तो वो भाई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो वहाँ पे जाके वो जस्टिस ले सकता है। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस के वजह से आएंगी इक्वेलिटी। दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। और जब ये दोनों चीजें प्रॉपरली जब एग्जीक्यूट होंगी ना गाइस, तब आएंगी भाई हर एक को लिबर्टी। लिबर्टी यानी क्या? मेरा फ्रीडम है, मेरे को लिबर्टी होना कि मेरे को कौन सा गाना सुनना, या तो कौन सा भी गाना सुन, कौन सा भी गाना सुन, पर तेरे को वो गाना सुनते समय तूने अगर उसको 150 डेसिबल पे ही बजाया और 500 लोगों को अगर तकलीफ दी, तो वो लिबर्टी का क्या मतलब है? बराबर है। यू आर बॉर्न फ्री बट यू आर इन चेन एवरीवेयर, ऐसा वोल्टेयर ने बोला था, ठीक है, या रूजो ने बोला था, जे रूजो या वोल्टेयर दोनों, जे रूसो ने बोला था, सॉरी, जे रूसो ने बोला था ऐसा कि यू आर बॉर्न फ्री बट यू आर इन चेन एवरीवेयर। तो आपका हक है भाई गाना बजाने का, गाना सुनने का, पर ये गाना सुनते समय किसी को तकलीफ भी नहीं होने को होना। यू हैव टू एंजॉय योर फ्रीडम
पर ये फ्रीडम का ऐसा मतलब भी नहीं कि दूसरे की फ्रीडम को ही तकलीफ दे दो भाई, वो तो फिर नेगेटिव फ्रीडम हो गया कि मेरे को जो करना है वो मैं करूँगा भाई। हाँ तू करना, तू तेरे घर में कर, तू तेरा जो सरकमफरेंस है एकदम सेफ वाला कंफर्ट जोन वहाँ पे कर, वहाँ पे तू कुछ भी करना भाई। पर अगर तेरे वजह से दूसरे को तकलीफ हो रही होंगी, दूसरे सिटीजन को अगर हार्म हो रहा होगा, देन दैट इज नेगेटिव फ्रीडम। तो ये जो लिबर्टी है ना इन द आइडियल सोसाइटी, वो कब प्रॉपर वो लिबर्टी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे एकदम ब्लिसफुल वे से, जब भाई इक्वेलिटी रहेगी हर एक पर्सन को प्रॉपर जस्टिस मिल रहा है, तभी तो भाई वो लिबर्टी को एकदम प्लेजरफुल वे से एक्सपीरियंस कर पाएंगा। तो ये जो तीनों चीज़ें ने भाई, जस्टिस, इक्वेलिटी एंड लिबर्टी, दिस आर द ट्रिनिटी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला कि खाली फ्रीडम मिलके या ये डेमोक्रेसी को लाके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, अनलेस एंड अनटिल ये जो ट्रिनिटी है, ये जो त्रिशूल है ना भाई, जस्टिस, यानी आज महाशिवरात्रि है तो आज के दिनों में त्रिशूल ट्रिनिटी, वाह। तो ये जो जस्टिस, इक्वेलिटी एंड लिबर्टी, इसका जो ट्रिनिटी है, त्रिशूल, त्रिदेव, तो इसको ही अपन ऐसा एनहांस करना है अपने को अपने लाइफ में, ताकि अपन ये डेमोक्रेसी को आराम से खतरनाक वे से इसको यूज़ कर सके, एंजॉय कर सके, इसका आइडियल स्टेट बना दे कि यूटोपिया में जा सके अपन लोग। तो ये था भाई जस्टिस, इक्वेलिटी एंड लिबर्टी। यार एक बात बताओ क्या हुआ, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई ना, आपको बताई है नहीं, मेरे को लग रहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने सिखाया, ये जो मैंने पूरा लिखा इधर, मेरा शुरू था मेरा काम, पर भाई मेरे मोबाइल की स्टोरेज ही फुल हो चुकी थी, तो मोबाइल बंद हो गया था और मैं खुद अकेला यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ भाई। यानी अब क्या ही बोले यार, ये जो टेक्निकल डिफिकल्टीज है ना, इतना दिमाग खराब कर देती है ना भाई। तो अभी ना मैं आपको फिर से शूट कर रहा हूँ मैं ये। तो ये जो अपना इतना इम्पोर्टेंट जो प्रियम्बल है, तो एक बेरूबरी यूनियन केस होती है 1960। तो 1960 के तहत ऐसा बताया जाता है कि ये प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। वही फिर से कि इंट्रोडक्शन है, ये प्रीफेस है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सोल है, फिलोसॉफी है, सब जो मेन इंग्रेडिएंट्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रियम्बल में है। तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वैसा, बट ये पार्ट नहीं ये बोले अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इम्पोर्टेंट है बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं ये बोले। मेरे को देखने दो भाई एक बार, कैमरा शुरू है नहीं है, शुरू है, दिमाग खराब हो गया था मेरा, ठीक है। तो पार्ट नहीं है बोले। फिर आती है केशवानंद भारती केस। सो इन द केशवानंद भारती केस, अभी केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, ऐसा वैसा बहुत चीज़ें है केशवानंद भारती केस में, बट अभी अपन देख रहे खाली प्रियम्बल। सो इन द प्रियम्बल गाइज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इम्पोर्टेंट तो है बट ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट कि, बट ये अपना ना भाई कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट ही है। जो पहले जो बोला था बेरूबरी यूनियन केस में नॉट अ पार्ट, तो उसको भाई उल्टा कर दिया और बोला केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, प्रियम्बल ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और फिर आती है LIC केस ऑफ इंडिया, जिसमें बोला जाता है कि प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये अपना पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि इसके साथ उन्होंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारी चीज़ें भाई अपने प्रियम्बल की, जिसमें अभी फिर से मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, मैंने 2 चीज़ें रहेगी। तो फ्रैटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड होने को होना अपने समाज में, बंधु प्रेम होने को होना, बंधुत्वता होने को होनी भाई, बंधु प्रेम दिखाओ, भाव बंदगी दिखाओ जो मराठी में बोलते हैं। तो ऐसा फ्रैटर्निटी होने के लिए इंटीग्रिटी रहने को होना, इंटीग्रिटी टुवर्ड्स आवर नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये इंटीग्रिटी, सेक्युलर और सोशलिज्म, ये जो 3 शब्द है ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 सोशलिज्म, सेक्युलर
और इंटीग्रिटी। ये तीन चीज़ें इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तब डाली थी। तो सेकुलर तो मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बोला कि भाई इंडिया का जो सेकुलरिज्म है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि अपना सौरो रहे या एंजॉयमेंट रहे वो रास्तों पे ही होता है। बर्थडे रहे, शादी रहे या मैयत रहे या कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन रहे, रास्तों पे ही होता है। अगर अपनी सब चीज़ें ही रास्तों पे है तो फिर रिलीजन क्यों नहीं? अगर रिलीजन ही रास्तों पे है, समाज में है ओपनली, तो वो घर में कैसा रहेगा? जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी धर्म होगा वो तुम्हारे घर तक है भाई, तुम्हारे घर में है, बाहर उसका कुछ काम नहीं। पर अपने इंडिया में पूरा उल्टा विषय है भाई, पूरा चीज़ें ही रास्तों पे है, तो तुम कैसे बोलोगे तुम तुम्हारा धर्म घर पे रखो? इसलिए भाई स्टेट वहाँ पे आता ही है। स्टेट बोलता है कि तुम तुम्हारा धर्म प्रोपागेट करो, प्रोफेस करो तुम्हारे हिसाब से। तो इतना फ्रीडम जब रिलीजन को है तो अपने इंडिया में भाई पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। और वही चीज़ें इंदिरा गांधी जी ने कहाँ पे डाली? प्रियम्बल में डाली इन 42nd अमेंडमेंट 1976। तो इसी के साथ अपन आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में मिलते हैं और ऐसे ही एनर्जी के साथ, और अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का यूनिवर्स। तो आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।